हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री से, और अब तक काफी सारे वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी। तो आई होप आप सभी ने वो सारी वीडियोस देखी होंगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं, तो इसलिए अगर कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन प्लीज पुट करिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल ऑफ एटम कवर कर लिए हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम के लिए सेपरेट सी वीडियो है, तो उसको भी जाके देख लेना, ठीक है। और उसके बाद हमने काफी सारी चीजें बात करी थी, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह हो गया, ट्रांजिशन लाइन वगैरह हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर को लेकर, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे बच्चों, उनका ना पार्टिकल नेचर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पार्टिकल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन था ना, तो जितना भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है और जितना भी आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो 9th और 10th वगैरह में, ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पे पढ़ा है। तो और यहां पर भी मैंने वही चीज रिवाइज कराई है कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर हमको क्या क्या पढ़ना था। पर हुआ क्या, कुछ टाइम बाद हमारे पास मैक्स प्लैंक नाम के ना एक साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने ना सारी कायनात पलट के रख दी, सारी कायनात पलट के रख दी, और नई थ्योरीज इवॉल्व होने लग गई थी, जिसकी वजह से हमको कुछ कुछ चीजें और पढ़नी पड़ गई, है ना। तो अब इसी के साथ यहीं पे हम चैप्टर शुरू करते हैं और ये चीज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का और कौन सा नेचर आ गया पार्टिकल के अलावा, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमको जो पढ़ना है वो क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और ट्रांजिशन लाइंस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, एक बार उसको जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था स्पेक्ट्रल लाइंस में, हमने पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो वह हायर शेल में जाता है। कहां जाता है बच्चों? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, राइट। फिर वो वापस आता है, क्यों? क्योंकि उसको अपनी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहना होता है। कहां? लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहना होता है। तो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टेट में रहने के लिए वो क्या करता है? एनर्जी लूज करता है। क्या करता है? एनर्जी लूज करता है। और ये चीज मैंने बार बार बोली है पिछले लेक्चर में, तो इसको प्लीज गांठ बांध के याद कर लेना। क्लियर हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वापस आता है, वापस जब आता है तो एनर्जी लूज करता है। किस फॉर्म में लूज करता है? वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, रेडिएशन होगी, ये सारी आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में लूज करता है। क्लियर है? अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है हमारे पास? स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाता है और जब किसी शेल में वापस आ रहा है, तो वापस आते समय उसके पास बहुत तरीके होते हैं, यानी बहुत रास्ते होते हैं आने के, बहुत रास्ते होते हैं आने के। सपोज अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड शेल में है, किसमें है बच्चों? थर्ड शेल में है। मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका N1 हो गया, ये आपका सेकंड शेल हो गया, और ये आपका थर्ड शेल हो गया, ठीक है जी। तो मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां थर्ड शेल में है, राइट, और वो इलेक्ट्रॉन आना चाहता है फर्स्ट शेल में। कहां आना चाहता है? फर्स्ट शेल में। तो वो क्या कर सकता है? या तो वो डायरेक्टली छलांग मार के फर्स्ट शेल में आ सकता है ना, या फिर वो क्या कर सकता है कि पहले सेकंड शेल में आए आराम से, और फिर यहां से फर्स्ट शेल में आए आराम से, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते हुए कि नहीं हुए? या तो वो डायरेक्टली आ जाए भैया N3 से N1, या फिर वो N3 से N2 आए पहले और N2 से N1 आए पहले, हाँ कि ना। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ना है। और हम इसको निकालते कैसे हैं वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? डेल एन ब्रैकेट में डेल एन प्लस में 1 अपॉन में 2 बच्चों। क्या आता है? अपॉन में 2। ये आपका स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इसको आपको याद करना है ना। और अब इसमें डेल एन क्या होता है? डेल एन बच्चों आपके पास क्या? डेल एन आपके पास क्या होता है? N2 माइनस N1। क्या? N2 माइनस N1। क्लियर हो रहा है? N2 आपका क्या हो गया? शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? शेल इन विच इलेक्ट्रॉन कम। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? तो चलो एक बार एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज आपको वो क्या बोलेगा क्वेश्चन में? वो बोलेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम क्या बोल रहा है वो?
N2 आपका बोल दिया 5 टू N1 आपका बोल दिया 1। सब समझ आ रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो आपका 5th शेल में है और कहाँ आना चाह रहा है, वो 1st शेल में आना चाह रहा है। ये आपका कौन सा शेल हो गया 1, ये आपका कौन सा शेल हो गया 2, ये आपका हो गया 3 4 5। क्लियर है? तो उसने बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन ना यहां पर बैठा हुआ है 5th शेल में और उसको कहाँ आना है, शेल नंबर 1 में आना है। तो बोल रहे कि सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर लो, यानी सारे रास्ते कैलकुलेट कर लो उसके जितने हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास इसमें N2 और N1 दे रखा है, तो हम डेल N निकाल लेते हैं बच्चों। डेल N क्या होता है हमारे पास, N2 माइनस N1 है ना, तो क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 1, यानी ये क्या आ गया 4। क्लियर है? अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला इसको यूज करते हैं, तो डेल N ब्रैकेट में डेल N प्लस में 1/2, तो डेल N की वैल्यू क्या थी बच्चों, 4 थी। क्या थी, तो 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास 5/2। ये क्या आ गया हमारे पास 4 5 से कितना हो गया हमारे पास 20, और 20 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 10। राइट, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास 10 रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं हमारे पास N5 से N1 आने के लिए। एक बार देख भी लेते हैं। जैसे एक तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली छलांग मार के आ सकता है, यस और नो। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन पहले N2 पे आकर N1 पे जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा N3 पे आके हमारे पास क्या सीधा N1 पे आ सकता है, फिर N4 पे आके सीधा N1 जा सकता है, और ऐसे करते करते क्या कर सकता है वो, N4 आए पहले, N3 आए पहले, N2 आए पहले, N1 आए पहले। यस और नो, हाँ कि ना, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ऐसे करते 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 इलेक्ट्रॉन के पास टोटल 10 रास्ते होंगे N5 से N1 आने के लिए। क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोलेंगे इसको। ठीक है, एक बारी पॉज करके नोट कर लो इसको, एक बारी पॉज करके नोट कर लो। ठीक है जी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला आपके पास दे दिया, डेल N की वैल्यू N2 माइनस N1। क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लिया है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज वो आपको बोल रहा है कि भैया कैलकुलेट कर दो, क्या अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ 6th से कहाँ आ रहा है बच्चों, 2 पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, 6th शेल में है इलेक्ट्रॉन और कहाँ आ रहा है वो 2 पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है बच्चों, 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल N की वैल्यू निकालेंगे, क्या होती है N2 माइनस N1। तो ये क्या आएगा हमारे पास 6 माइनस 2, यानी ये आ गया हमारे पास फिर से 4। क्या आ गया 4। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, डेल N इज इक्वल्स टू डेल N प्लस में 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन में 2, तो 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 क्या आ गया फिर से 5/2, और इसका आंसर फिर से जो हमने निकाला था क्या आएगा 10। क्लियर है? तो ऐसे वो आपको कोई भी ट्रांजिशन दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है। ठीक है ना, आपको बस डेल एन की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है और स्पेक्ट्रल लाइंस या ट्रांजिशन लाइंस आपको कैलकुलेट हो जाएंगी। क्लियर है? मन लगा के पढ़ते रहो और अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, कर लिया, आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो आता है मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आती है। ठीक है, हाँ जी। तो अब जो है तिगड़म होता है यहाँ पर, क्या होता है वो, तो अभी तक हमने बच्चों जो पढ़ा था वो हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ना पार्टिकल नेचर पे पढ़ा था। किस पे, पार्टिकल नेचर पे पढ़ा था। तो थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, हमारे पास मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या बोला, देखो हमारे पास बोला कि लाइट इज नॉट अ वेव रादर अ पार्टिकल एंड लाइट एनर्जी पार्टिकल्स टेक फिक्स्ड एनर्जी एंड कम्स आउट। समझो, देखो समझो, हमको पता है बच्चों, अगर मैं आपकी लाइट की बात करता हूं, राइट, तो हमको पता है लाइट का क्या होता है बच्चों, वेव नेचर होता है। क्या होता है, वेव नेचर, है ना। लाइट आपकी कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है ना, लाइट आपकी ऐसे ट्रेवल करती है। पर प्लैंक ने क्या बोला, प्लैंक ने बोला लाइट का ना वेव नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर होता है। क्योंकि अगर हम क्वांटम लेवल पे देखते हैं, क्या बच्चों, क्वांटम लेवल पे देखते हैं, तो ना अगर मैं यहां से एक पोर्शन निकाल लूं इसका, तो एक पोर्शन में यहां पर क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। मतलब लाइट का वेव नेचर तो है ही, पर लाइट बनी किससे है, क्वांटम लेवल पे पार्टिकल से बनी है, राइट। और ऐसे हम इन पार्टिकल्स के, इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्वांटा पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, क्वांटा पैकेट भी बोल सकते हैं। जो आपका हम बोलेंगे फोटोन, क्या बोलेंगे, फोटोन।
तो बेसिकली बच्चों लाइट आपकी किससे बनी है? फोटोन से बनी है। किससे बनी है? फोटोन, जो आपका पार्टिकल नेचर आएगा लाइट का। समझ रहे हो? प्लैंक ने क्या बोला कि ठीक है लाइट का वेव नेचर है, समझ में आता है, पर साथ ही साथ रादर क्या बोल रहा है वो? पार्टिकल नेचर है। क्या है हमारे पास? पार्टिकल नेचर है। तो हमारे पास लाइट जो है क्वांटम लेवल पर किससे बनी है बच्चों? फोटोन से बनी है। किससे बनी है? फोटोन से। फोटॉन्स क्या आपके? क्वांटम पैकेट्स होते हैं बेसिकली, राइट? चार पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनको पैकेट बोलते हैं, और उससे एक फोटोन बनता है। क्या बनता है? उससे एक फोटोन बनता है। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, इससे क्या हो गया हमारे पास? ये बोला गया कि लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज वेव एंड पार्टिकल। लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? यानी अगर हम पार्टिकल हैं, हम पार्टिकल से बने हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, अगर लाइट का वेव नेचर था और उसका पार्टिकल नेचर भी है, तो हम भी तो पार्टिकल से बने हैं, तो हमारा भी वेव नेचर होना चाहिए ऐसे तो। यस और नो? लाइट अगर वेव नेचर है तो लाइट का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर आ गया। अब हम भी पार्टिकल से बने हैं ना, तो हम अगर हम पार्टिकल से बने हैं तो हमारा भी तो वेव नेचर होगा, पर हम तो दिखते नहीं, हम तो वेव फॉर्म में तो दिखते नहीं। तो इस पे ना बहुत सारी बहुत बहुत तिगड़म विगड़म लगाई गई, ठीक है ना। और हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद, मतलब ऐसे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिकल नेचर था उस पे क्या हुई, बहुत सारी डिस्कशन हुई कि यार ये ना थोड़ा सा गलत हो रहा है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप होने लग गई और कई सारे साइंटिस्ट्स आने लग गए हमारे पास, जिससे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर की डेवलपमेंट हुई। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की डेवलपमेंट हुई। समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने? तो हमारे पास मैक्स प्लैंक आए, मैक्स प्लैंक ने बोला हाँ जी ठीक है लाइट का वेव नेचर है, पर साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी है। क्या है? पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर हो रहा है? पार्टिकल नेचर में हमने पढ़ा फोटॉन्स के बारे में। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ बात उठी कि अगर भाई लाइट का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है, तो हम भी तो पार्टिकल हैं, हमारा भी तो वेव नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होगा, जिससे सारी कायनात पलट गई। और इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे पहले इसको पॉज करके एक बार नोट कर लेना, ठीक है? पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब हमारे पास कई सारे साइंटिस्ट आने लग गए, तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास डी ब्रॉगली था। डी ब्रॉगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, मतलब उसने एक अपनी बात रखी, प्रूव नहीं था बट बात, उसने बस एक बात रखी, अपने इससे सोचा, ठीक है ना। कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला, देखो डी ब्रॉगली ने बोला ही प्रपोज्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर पढ़ा, राइट? तो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। क्या होता है बच्चों? वेव नेचर होता है। समझ में आ रहा है? और मैटर कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर व्हेन दे आर इन मोशन। समझ में आया? यानी हमारा भी वेव नेचर है। क्या है? हमारा भी वेव नेचर है। पर ये प्रूव कैसे हो रहा है, समझो इसको। देखो हमने, बच्चों याद हो तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? एच सी बाय लैम्डा करके, याद है? वेरी गुड। इसी के साथ साथ एक आइंस्टाइन की भी हमारे पास इक्वेशन आती है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या आती है बच्चों? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, C क्या होती है हमारे पास बच्चों? C जो होती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है ना। और इसकी वैल्यू बच्चों होती क्या है हमारे पास? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डी ब्रॉगली ने बोला कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम लिख लेते हैं E इज इक्वल्स टू एच वी बाय लैम्डा। क्या? एच वी बाय लैम्डा। और हम यहाँ आइंस्टाइन की इक्वेशन में भी क्या कर देंगे, E इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। क्योंकि कहीं ना कहीं C जो है वो क्या है आपकी, एक वेलोसिटी ही है। क्या है? वेलोसिटी ही है, ठीक है ना। क्योंकि हम एज अ पार्टिकल हमारी इतनी स्पीड तो नहीं अचीव कर सकते हम लोग कभी, है ना। तो हमने क्या पुट करा यहाँ पर? V पुट करा। क्लियर हो रहा है? तो हमारे पास ये इक्वेशन एक 1 बनती है और ये इक्वेशन एक 2 बनती है। इन दोनों का अगर हम इक्वेट करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहां से उठ के आएगा एच वी बाय लैम्डा और उधर आएगा एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां v से v कट जाता है ना। और हमारे पास यहाँ लैम्डा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बच्चों आती है h अपॉन एम वी। क्या आती है? h अपॉन एम वी। समझ आया है? इसको नोट कर लो एक बारी, इसको नोट कर लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नोट करो एक बार इसको।
तो बच्चों हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि अभी तक हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे बेसिकली, अब हमको वेव नेचर भी पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। तो ये देखो, ये हमारे पास लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। और किसी भी पार्टिकल का क्या होता है, मास, और क्या होती है, एक वेलोसिटी होती है। किसी भी, अगर हमको किसी का भी वेव नेचर निकालना है तो हम यहाँ पर उस पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी पुट कर देंगे और हमको उसका वेव नेचर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? वेव नेचर मिल जाएगा। और यही बात डी ब्रोगली ने रखी, ठीक है ना, कि हमारे पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है। बहुत बार बोल चुका हूं मैं, इस चीज को प्लीज नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब समझो, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। देखो, तो अब हमारे पास क्या आता है, मैंने बोला लैम्डा इज इक्वल्स टू, क्या बोला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, है ना। समझो इसको। तो जब हम यहां पर मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पुट कर देते, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास क्या 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31 kg, ठीक है ना। किसका मास है ये बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो यहाँ h अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस में 31 इंटू वी, समझ रहे हो। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो मास देख रहे हो आप कितना है, -31 टाइम्स है। क्या है? -31, यानी कितना ज्यादा कम है। क्या? कितना ज्यादा कम है। और अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो लैम्डा और मास के बीच में क्या आ रहा है बच्चों? इनवर्सली का प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्या हो रहा है? इनवर्स का प्रोपोर्शन आ रहा है, याद है। तो मास अगर मेरा कम हो रहा है तो वेव नेचर क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यही रीजन था कि इलेक्ट्रॉन का ना वेव नेचर पता चला था। क्या? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पता चला, यानी मास जितना कम उतना ही ज्यादा वेव नेचर, मास जितना कम उतना ही ज्यादा वेव नेचर। समझ में आया? तो सर अब इसका मतलब यह है कि अगर हम भी पार्टिकल से बने हैं तो हमारा भी तो वेव नेचर होना चाहिए। बच्चों हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में मास ज्यादा है। क्या है? हमारे केस में मास ज्यादा है। तो अगर बच्चों मास ज्यादा होगा तो वेव नेचर क्या हो जाएगा? अपने आप ही हमारा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेव नेचर कम हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझो, डी ब्रोगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। क्या होता है? वेव नेचर। उसका लिए फॉर्मूला दिया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है। अब वहां जब उसकी वैल्यू पुट करी तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? कम, तो वेव नेचर क्या हो गया? अपने आप ही ज्यादा। रही बात हमारी, हम भी पार्टिकल से बने, ऐसे तो सर हमारा भी वेव नेचर होना चाहिए। हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में ना मास ज्यादा है तो वेव नेचर हमारा क्या हो गया? अपने आप ही कम हो गया। समझ में आया? हमारा वेव नेचर क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? इसको आपको पॉज करके नोट करना है तो आप कर लीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। चलिए इसी के साथ साथ डी ब्रोगली ने एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया था, वो भी लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट में, क्या था? रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू में m, ठीक है। क्या है? 2h अपॉन रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m। क्लियर हो रहा है? ये क्या आ गया आपके पास? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसको नोट कर लेना एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले ये। क्लियर है? ठीक है, इसको भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। h आपको पता है ना बच्चों, h क्या है हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट था। क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट। आई रिकमेंड कि पहले की वीडियो सारी देख लेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? m क्या है आपके पास? मास, ठीक है। और ये v क्या है बच्चों आपके पास? वेलोसिटी, ठीक है जी। पॉज करके नोट करो जल्दी से इसको। चलो कर लिया? चलिए इसको भी नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, करो। कर लिया? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो कौन है? देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पता चला मार्केट में तो साइंटिस्टों में ना बहुकाल मच गया था, ठीक है। क्या पता चला कि यार अभी तक हमने जो पढ़ा वो तो सारा फेल हो गया। क्या हो गया? सारा का सारी मेहनत खराब हो गई, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे। इसका मतलब हम जो कैलकुलेशंस कर रहे थे वो सारी की सारी क्या हो गई है? गलत हो गई है। तो नए नए साइंटिस्ट आते रहे, अपनी अपनी थ्योरीज देते रहे। जैसे डी ब्रोगली आए भाई साहब, डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या बोला
कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो पता चल गया। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं वो है हाइजेनबर्ग। क्या था? हाइजेनबर्ग। अब हाइजेनबर्ग ने क्या बोला समझो। हाइजेनबर्ग ने बोला बच्चों कि अगर आपके पास एक एटम है, क्या है? एक एटम है, और उस एटम में अगर मेरे पास यहां इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम एक ही टाइम पर हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या वेलोसिटी नहीं पता लगा सकते कभी भी। फिर से बोल देता हूं, सुन लो। हाइजेनबर्ग ने बोला कि एक एटम में मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या वेलोसिटी एक ही टाइम पे नहीं निकाल सकता हूं कभी भी जिंदगी में। समझ में आया क्या? कि अगर मैं बोल रहा हूं कि यार देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन एटम में, तो पोजीशन तो पता लगा ली, पर आप वेलोसिटी कभी पता नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो? अगर मैंने पता लगा लिया कि यार ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं पोजीशन नहीं पता लगा सकता कभी भी। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कुछ ना कुछ अनसर्टेन रहेगा। अगर आप एक चीज फाइंड करते हो तो दूसरी नहीं फाइंड कर सकते, दूसरी फाइंड कर सकते हो तो पहली वाली चीज फाइंड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो यही पढ़ लो, इट इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी कि जो डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर था, उसी के कंटिन्यूशन में हाइजेनबर्ग ने अपनी एक चीजें ऐड ऑन करी, राइट? कि हमारे पास बहुत पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर के बारे में। तो यहाँ क्या बोला कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, राइट, उसके दो पैरामीटर्स यानी कि पोजीशन और मोमेंटम हम लोग कभी भी एक साथ 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। 100% एक्यूरेटली कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ आया जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं? समझ लेना इस चीज को अच्छे से। क्या बोला कि हम एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? आओ अब इसके लिए हाइजेनबर्ग ने फॉर्मूला क्या दिया था वो भी देख लेते हैं बच्चों। क्या था हमारे पास? डेल एक्स डॉट में डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाए, एच अपॉन में 4 पाए। समझ आया? ये हमारे पास फॉर्मूला दिया था हाइजेनबर्ग ने, जहां पर बच्चों जो आपका डेल एक्स आता है, क्या डेल एक्स है आपका? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी हम पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। या फिर डेल पी जो है आपका बच्चों क्या था? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्या? इन मोमेंटम। समझ आ रहा है? समझ आ गया? अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा बच्चों क्या होता है हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम बी। P इज इक्वल टू एम बी। तो यहां पर मैं अगर पुट करता हूं P की वैल्यू, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला यहीं से ही आ जाएगा। क्या है? डेल एक्स डॉट में एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाए, एच अपॉन में 4 पाए। समझ आ रहा है? अब मैंने ऐसे क्यों नहीं पुट करा सर कि मेरे को पता है कि P इज इक्वल टू एम वी, तो अगर मैं डेल P बोल रहा हूं तो मैंने डेल एम वी क्यों नहीं करा? मैंने एम डेल वी क्यों लिखा? है ना बच्चों? मास क्या होता है आपका ना? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मास हर जगह यूनिवर्स में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग चेंज इन मास नहीं निकाल सकते। क्लियर हो रहा है? हम लोग चेंज इन मास ये चीज नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एम डेल वी लिखते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया है? समझो अब इसका क्या मतलब हुआ है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं फाइंड कर सकते, है ना? तो वही चीज बोली है, या आपकी पोजीशन है या आपकी वेलोसिटी है। अगर आप कोई भी एक चीज फाइंड कर लेते हो तो दूसरे में आपका इतना एरर आएगा। क्या आएगा? इतना एरर आएगा। एक बार इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। करो, चलो करो करो करो, कर लिया नोट? आगे बढ़े? चलो देखो क्या बोला है इसने, अब समझो। हमारे पास हाइजेनबर्ग का क्या फॉर्मूला था? डेल एक्स इज डॉट एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाए। ठीक है? समझो कि आपने ना बच्चों, आपने मोमेंटम फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया? और आपने जो फाइंड करा है वो 100% क्या है? एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट है एकदम। क्या आ गई इसकी वैल्यू? 100% एक्यूरेट है, यानी आपने मोमेंटम फाइंड कर लिया है इलेक्ट्रॉन का एकदम 100% सही, एकदम सही। क्लियर? क्लियर है? तो यानी आपका जब आपने इसकी 100% एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली तो इसकी वैल्यू 0 आएगी इन टर्म्स ऑफ एरर। क्या भैया? अगर आपकी वैल्यू सही आई है तो आपने, आपकी वैल्यू में एरर कितना है? 0। मतलब आपने गलती एक भी नहीं करी है ना। समझ में आ रहा है? फिर से बोलूं, समझो। आपने मोमेंटम फाइंड कर लिया, 100% सही निकाल लिया, ठीक है ना? तो आपकी वैल्यू में एरर कितना है? 0 आया।
तो अब हम यहां पुट करते हैं, यानी डेल एक्स डॉट क्या लिखेंगे हम एम डेल वी को कैसे लिख सकते थे, डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ये डेल पी मैंने यहां से उठा के यहां नीचे ले आया, क्लियर है। चलिए, तो डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई इनटू में 0, क्योंकि आपका डेल पी में एरर क्या आया था बच्चों, 0 आया था, क्या आया था 0। तो 1 अपॉन में एनीथिंग अपॉन में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। क्या किसके इक्वल हो गया, ये इन्फिनिटी के इक्वल हो गया बच्चों, समझो इसको। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पोजीशन या वेलोसिटी में से कोई भी एक चीज फाइंड कर लेते हो 100% एक्यूरेटली, मतलब आपका उसमें एरर क्या होगा, 0 होगा। अगर एरर 0 होता है और आप दूसरी चीज फाइंड करने की कोशिश करते हो, समझ में आ रहा है, तो दूसरी चीज फाइंड करोगे तो आप कभी भी जिंदगी में फाइंड नहीं कर सकते। क्या दूसरी चीज आप कभी भी जिंदगी में फाइंड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एरर आ जाएगा। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। एक और बार दोहरा देता हूं, हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर एक ही साथ एक ही पॉइंट पे नहीं निकाल सकते हो, क्लियर है। और अगर आप एक चीज 100% एक्यूरेटली निकालते हो तो दूसरी चीज आप कभी भी नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया। पॉज करके एक बार नोट कर लो इसको, चलो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखो, तो हमने याद है मॉडल ऑफ एटम में मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, एक बार जाके चेक कर लेना। तो मॉडल ऑफ एटम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे वो इलेक्ट्रॉन के ना पार्टिकल नेचर पे पढ़े थे, राइट। और अब वो क्या हो गया, सारे के सारे फेल हो गए। थॉमसन तो वैसे ही फेल हो गया था, रुदरफोर्ड भी फेल हो गया। फिर हमने बोहर पढ़ा था, राइट। बोहर काफी अच्छा चला था, पर जब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पता चला मार्केट में, राइट, तो यहां बोहर मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, वो फेल क्यों हो गया। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ था हमारे पास, इट इज ओनली बेस्ड ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, समझो। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का क्या मतलब हुआ, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग बोहर मॉडल ऑफ एटम कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं हीलियम की बात करूं बच्चों, किसकी, हीलियम की, तो हीलियम में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अभी है कितने, 2। तो यानी मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यानी मैं जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, He प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आपका बोहर हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, He प्लस के लिए वैलिड होगा, हीलियम प्लस आयन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि हीलियम प्लस आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है, एक, क्योंकि हम एक तो निकाल चुके थे, तो अब कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक। सपोज करो कि मेरे पास लिथियम आता है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2। तो इस बार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे इसमें से, राइट। तो अगर आया मेरे पास लिथियम और मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, तो मेरे पास क्या बचा, Li2+। क्या बचा बच्चों, Li2+। तो यानी कि लिथियम 2+ आयन जो है मेरा बच्चों बोहर एटम के अकॉर्डिंग सही है, पर हीलियम लिथियम नॉर्मल ही बोहर एटम के अकॉर्डिंग फेल है, क्योंकि बोहर एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर बेस्ड है। यानी आपके हर एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम उसको अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है, ऐसे तो हाइड्रोजन चलो ठीक है, हीलियम भी ठीक है, लिथियम भी ठीक है, और फर्दर एटम्स में से मुझे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ जाएंगे, है ना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालना ताकि हमारे एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट, राइट। तो इसलिए हमारे पास यहां बोहर क्या हो गया था, पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्या हो गया था, फेल। समझ आया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी आपके हर एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज मूविंग पार्टिकल। देखो बोहर किस पे बेस्ड था, पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था ना, पार्टिकल नेचर पे इलेक्ट्रॉन के, पर पार्टिकल नेचर तो रहा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर है, तो ये फेल हो गया वहां पर। क्लियर है। नेक्स्ट, ही मेजर्ड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। याद हो, अगर याद हो बच्चों, याद हो तो बोहर के अकॉर्डिंग रेडियस का फॉर्मूला याद है ना, वो 0.529 n² अपॉन में z है ना।
और बोहर के अकॉर्डिंग वेलोसिटी अगर निकालनी होती थी तो 2.16 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? क्लियर है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोहर के अकॉर्डिंग हम लोग रेडियस से पोजीशन निकाल पा रहे हैं, वेलोसिटी निकाल पा रहे हैं, और हम वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, राइट? तो अभी हाइजेनबर्ग ने बोला था अभी कि हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, पर बोहर के अकॉर्डिंग तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बोहर का एटॉमिक मॉडल पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था, राइट? उस तक इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डेवलप नहीं हुआ था। क्लियर हो रहा है? तो ये भी फेल हो गया था, यानी बोहर ने एक ही टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी निकाल दी थी। क्लियर है? और हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये तो गलत है, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जीमन इफेक्ट, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट। यानी हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, याद हो तो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस याद है ना? वो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और वापस आता है तो वापस आते समय एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करता है तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फॉर्म में यूज करता है। तो वो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इफेक्ट्स के नाम याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टार्क इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? समझ आ गया? इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो एक बार। चलो, क्लियर है? कोई चीज अगर नहीं समझ में आएगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकली बेस्ड है, काफी सारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो समझो इस चीज को, ठीक है ना? हमने क्या पढ़ा है आज हमने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पढ़ा है बच्चों। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से पुरानी थ्योरी सारी की सारी फेल हो गई और नई थ्योरीज आने लग गई, ठीक है? तो उसके बेस पे हमने डी ब्रॉगली पढ़ा और हाइजेनबर्ग पढ़ा, ठीक है? और बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या हो गया था बच्चों? आपका फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी हर एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सबसे हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते ताकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहे। दूसरा, ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड था। क्लियर है? तीसरा, इसने एक ही टाइम पर पोजीशन और वेलोसिटी निकाल भी दी, जो कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, राइट? और ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे करते करते बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पता चला था तो और थ्योरीज आने लग गई थी, ठीक है? डी ब्रॉगली हमने पढ़ लिया, हाइजेनबर्ग पढ़ लिया। इसके बाद जो आज तक हम यूज करते हैं, क्या आज भी हम यूज करते हैं, वो क्या है हमारे पास? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, राइट? तो थॉमसन फेल हो गया था, रदरफोर्ड फेल हो गया था, बोहर फेल हो गया था, और ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर हमारे पास नई मॉडल ऑफ एटम आता है, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। क्वांटम का मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं आपके, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह हो गए, राइट? तो इन क्वांटम पार्टिकल्स के बेस पर इनके हर एक नेचर को पढ़कर, वेव नेचर को पढ़कर मॉडल ऑफ एटम बनाया गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि आपका किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे बेस्ड है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हमको बच्चों दो चीज पढ़नी है। क्या पढ़ना है? एक तो हमको पढ़ना है ऑर्बिट्स क्या होते हैं, और एक हमको पढ़ना ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो ये आपके लिए नई चीज है। ऑर्बिट्स आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, राइट? वो के, एल, एम, एन, याद है ना? के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके हम फिल करते थे, है ना? और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे। तो वो चीज तो सेम है आपके लिए, पर जो नई चीज है वो आएगी आपके लिए ऑर्बिटल्स, जो आपका थोड़ा सा प्यारा सा दिमाग खाएगी, राइट? चलो, तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं आपके पास बच्चों? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इन न्यूक्लियस। समझो, वो याद है ना? ऐसे, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका सेकंड ऑर्बिट, ये आपका थर्ड ऑर्बिट। समझ रहे हो? ये क्या है आपका? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, है ना? और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है तो हम इनको क्या बोलते थे? ऑर्बिट्स बोलते थे। तो ऑर्बिट्स बच्चों आपका क्या है? आपका एक सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। क्लियर है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज। और किस पे बेस्ड है ये बच्चों? पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है? नेक्स्ट, और बेस्ड ऑन बोहर थ्योरी और डज नॉट फॉलो डी ब्रॉगली या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है? तो बोहर वाला जो पहले हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसके ऊपर बेस्ड है ये ऑर्बिट वाला, राइट?
और नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिट्स क्या होती है बच्चों, सर्कुलर होती है या एलिप्टिकल होती है, क्या होती है, सर्कुलर या एलिप्टिकल, है ना। ये क्या शेप है हमारे पास, सर्कुलर, क्या शेप है ये, सर्कुलर। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास बच्चों आता है ऑर्बिटल्स, जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ऑर्बिट समझ में आता है, ऑर्बिट यानी सर्कुलर पाथ जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स आपके ना वो रीजन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर से बोल रहा हूं, सुन लेना। ऑर्बिट्स आपके सर्कुलर पाथ जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मजे से, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्बिटल आपका वो रीजन, वो एरिया, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। समझो, जैसे ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट था, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है ना। तो ये आपका सर्कुलर पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता था, पर इलेक्ट्रॉन यहां तो घूम नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो वेव नेचर है। वो सर्कुलर पाथ में क्यों घूमेगा, एक ही डायरेक्शन में क्यों घूमेगा, वो तो ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में जाएगा जहां भी जा सकता है वो, राइट। तो आपका ये जो एरिया आ रहा है, क्या ये जो एरिया आ रहा है अंदर, ये बोलेंगे ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, ऑर्बिटल, राइट। रीजन वेयर फाइंडिंग रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जहां, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। क्लियर हो रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, मतलब दोनों पर बेस्ड है, पार्टिकल और वेव नेचर। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग दोनों को फॉलो करता है, और इनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, एक ही नहीं होती। जैसे ऑर्बिट्स की फिक्स थी सर्कुलर, इनकी क्या होती है, बहुत सारी शेप्स होती है। क्लियर हो रहा है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ लेना यार। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ, वो सर्कल में ही घूमे जा रहा है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो पूरा का पूरा रीजन, वो सर्कल का पूरा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन हमको मिल सकता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर है। ये पार्टिकल पे बेस्ड है, पार्टिकल और वेव नेचर पे। ये बोहर पे बेस्ड है, ये डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग पे। क्लियर है, इसकी सर्कुलर शेप और इसकी बहुत सारी शेप्स हैं। पॉज करके एक बार नोट करो इसको अच्छे से, चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। करो, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम ऑर्बिटल्स के बारे में बच्चों। किसके बारे में, ऑर्बिटल्स। मैंने बताया था ना, ऑर्बिटल्स क्या आपका रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों जो फर्स्ट टाइप का ऑर्बिटल आता है वो हमारे पास क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, एस ऑर्बिटल आपका फर्स्ट टाइप का ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों, देखो इसकी जो शेप होगी आपकी, क्या इसकी जो शेप होगी वो क्या होती है, सर्कुलर होती है। क्या होती है, सर्कुलर या स्फेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्फेयर, ठीक है। यानी अगर मैं बनाऊं ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आपका ये जो है एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, कैसा, ऐसा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। और इस रीजन में आपका क्या इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। यह आपका वो रीजन है, क्या है, यह आपका वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है। चलिए एस ऑर्बिटल में बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं बच्चों, दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने, दो ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एस ऑर्बिटल का जो डब्बा होता है वो आप ऐसे बनाओगे, राइट। और हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, दो, ऐसे एक दो। ये हमने दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करिए हैं, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑपोजिट। ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा कैसे फिलिंग होती है कैसे नहीं होती, पर इतना ध्यान रखो कि हमारे पास ऑर्बिटल्स वो एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं हम। क्लियर है। पहला ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। शेप याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है इसमें। और हम एस ऑर्बिटल के लिए एक डब्बा बनाते हैं, क्या, एक डब्बा, और उस डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दो, क्योंकि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो। क्लियर है। चलिए ठीक है, पॉज करके नोट करो एक बार इसको, जल्दी जल्दी पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ बढ़ेंगे, बढ़े। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है बच्चों पी ऑर्बिटल। क्या आता है, पी ऑर्बिटल, ठीक है। पी ऑर्बिटल की बच्चों हमारे पास क्या होती है, शेप जो आती है इसकी, क्या, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल की बच्चों जो शेप आएगी वो आती है बच्चों डंबल शेप। क्या आती है, डंबल शेप आती है, राइट। पी ऑर्बिटल में बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हम भरेंगे वो कितने आते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें। कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और पी ऑर्बिटल में जैसे एस ऑर्बिटल में एक डब्बा था, क्या था, एक डब्बा, यहां पर आपके बच्चों 3 डब्बे आएंगे। क्या आएंगे, 3 डब्बे, ऐसे ये 3 डब्बे आएंगे। समझ आ रहा है। और हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
तो खाली एक डब्बे में याद हो तो खाली एक डब्बे में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाँ कि ना, 2 थे। तो इसमें भी एक डब्बे में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है? और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। समझ आ रहा है? तो टोटल पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। पी ऑर्बिटल की शेप डंबल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6। इसमें पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे आते हैं। कितने आते हैं बच्चों, 3 डब्बे। और उनमें से एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, चलो। अगर पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे हैं बच्चों, कितने, 3 डब्बे, उसमें से पहले वाले डब्बे का जो नाम है वो है पी एक्स, दूसरे वाले का होता है पी वाई, तीसरे वाले का होता है पी जेड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और ये पूरा का पूरा क्या है आपका, पूरा का पूरा आपका बच्चों पी ऑर्बिटल है। क्या है ये, समझ लेना यार, इंपॉर्टेंट है। पूरा पी ऑर्बिटल है, पूरे पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे आ रहे हैं, एक डब्बा पी एक्स, दूसरा पी वाई, तीसरा पी जेड, और एक एक डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूरे पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? आओ समझो, अब इनको बना के देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास पी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी। यानी आपके पास ऐसे क्या होगी, हाँ ठीक है। तो ये आपका समझो, ये क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है। क्या है ये, एक्स एक्सिस। इस पे हम ऐसे शेप बनाएंगे पी ऑर्बिटल की। समझ रहे हो? ये क्या है आपका बच्चों, पी एक्स ऑर्बिटल है, इसकी शेप ऐसी है। ठीक है, पी वाई की अगर मैं बनाऊं बच्चों, क्या, पी वाई की, तो पी वाई आपकी वाई एक्सिस पे आएगी, है ना, और इसकी शेप ऐसे। ठीक है जी। जेड की बनाऊं अगर मैं, पी जेड की, तो पी जेड बच्चों ऐसा, जेड एक्सिस ऐसे। ठीक है, और ये आ गया आपका जेड, ये आ गया आपका बच्चा पी वाई, ये आ गया आपका पी जेड। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी। हमने एस ऑर्बिटल पढ़ा, एस ऑर्बिटल में सर्कुलर शेप, एक डब्बा और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल पढ़ा, पी ऑर्बिटल की डंबल शेप, क्या, डंबल शेप, डंबल शेप, डंबल शेप। ठीक है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 6। पूरे पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और उनकी शेप अपनी अपनी एक्सिस पे, अपनी अपनी एक्सिस पे। क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लो एक बार इसको, चलो पॉज करके नोट कर लो। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास डी ऑर्बिटल आता है। क्या आता है बच्चों, डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होती है, इसकी जो शेप होगी बच्चों, क्या शेप आती है हमारे पास, डबल डंबल शेप। क्या आती है, डबल डंबल शेप। ठीक है, डी ऑर्बिटल में बच्चों जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, वो आते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे आपके, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारे पास ना, जैसे एस ऑर्बिटल में एक डब्बा, पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे, और डी ऑर्बिटल में आपके ना 5 डब्बे आएंगे। कितने आएंगे भैया, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके अंदर बच्चों, किसने, 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक में कितने आते थे, 2। कितने, 2। तो हम इसमें टोटल कितने भर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे कितने आ गए इसमें, टोटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। राइट? तो ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल है। अब जैसे पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, वैसे ही पूरे डी ऑर्बिटल में 5 डब्बे हैं, और इन 5 डब्बों के नाम क्या, आ जाओ, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या, एक मिनट, ठीक है, सुनो, इसका नाम क्या है हमारे पास, डी जेड स्क्वायर। इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हमारे पास डी जेड स्क्वायर हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया हमारे पास। इसका नाम आएगा डी एक्स वाई, इसका डी वाई जेड, और इसका डी जेड एक्स। ये नाम है, क्या है, नाम है ये। क्लियर हो रहा है? आ जाओ, अब डबल डंबल शेप बना लेते हैं इनकी। ठीक है, आओ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर मुझे बनानी है बच्चों किसकी शेप, डी एक्स वाई की, किसकी, पहला वाला जो है डी एक्स वाई, तो ये आपकी एक्स एक्सेस, ये आपकी वाई एक्सेस। ठीक है, और इनकी जो शेप होगी वो कैसे होगी, ऐसे।
या आगे आपकी किसकी शेप है, डी एक्स वाई की, किसकी, डी एक्स वाई ऑर्बिटल की शेप किस पर है, एक्स और वाई एक्सिस पर है ये बच्चा, ठीक है। अब आते हैं डी वाई जेड पे। डी वाई जेड कैसा होगा आपका, वाई और जेड एक्सिस पे, किस पे, वाई और जेड एक्सिस पे, ठीक है। इसकी भी क्या है आपके पास, डबल डम्बल शेप है, क्या है, डबल डम्बल शेप है, समझ रहे हो। फिर आता है डी जेड एक्स, क्या, डी जेड एक्स। डी जेड एक्स बच्चों कहां होगा आपका, जेड और एक्स एक्सिस पे, समझ रहे हो, जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये भी कहां आएगा ऐसे, ये क्या था आपका डी वाई जेड, ये क्या है आपका डी जेड एक्स, क्लियर है। फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका कैसा होता है बच्चों, ऐसा, यह आपका एक्स और वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है जी। और ये ऑन द एक्सिस होता है ऐसे, डबल डम्बल ऐसे। ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, क्लियर हो रहा है। लास्ट बच्चों जो आता है आपका डी जेड स्क्वायर, क्या आता है, डी जेड स्क्वायर, ये आपका जेड एक्सिस पे होगा, राइट। कैसा होता है ये, ऐसे, क्लियर है। ये क्या है आपका डी जेड स्क्वायर, और इसके अराउंड ना बच्चों क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, क्या होती है, ऐसे। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन की रिंग है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की ना रिंग है। अब एक बार शांति से सारी चीज देख लो, एक बार समझो। एस ऑर्बिटल सर्कुलर शेप, एक डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म। पी ऑर्बिटल डंबल शेप, टोटल पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। टोटल पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे, और तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले का नाम पी एक्स, दूसरे का पी वाई, तीसरे का पी जेड। एक्स एक्सिस पर पी एक्स, वाई एक्सिस पर पी वाई, जेड एक्सिस पर पी जेड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डी ऑर्बिटल में डबल डंबल शेप, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो पूरे डी ऑर्बिटल में 5 डब्बे, और हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, और हर डब्बे के नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और हर एक की शेप, हर ऑर्बिटल की, हर इंडिविजुअल की शेप, ठीक है जी, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। एफ ऑर्बिटल के लिए ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। अगर मैं इसकी शेप बताता हूं, क्या शेप, तो इसकी होती है बच्चों लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ट्रिपल डंबल, क्या बोलते हैं, ट्रिपल डंबल, ठीक है। एफ ऑर्बिटल में बच्चों आपके 7 डब्बे आते हैं, क्या आते हैं, 7 डब्बे, राइट। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, ठीक है। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसमें बच्चों हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर या ट्रिपल डंबल बोलते हैं। इसमें हमारे पास बच्चों 7 डब्बे आते हैं, और टोटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, टोटल में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो रहा है। इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम ये लेक्चर की यहीं पे ही समाप्ति करते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है याद कर लेते हैं एक बार। स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करी थी, याद है, स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से एक शेल में आ रहा है दूसरे शेल में, तो उसके पास कितने रास्ते हैं, तो वो फॉर्मूला याद रखना, डेल एन इज इक्वल्स टू डेल एन प्लस 1 अपॉन में 2। और डेल एन कैसे निकल रहा था, n2 माइनस n1, क्या n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास मैक्स प्लैंक आए, डी ब्रोगली आए, और हाइजेनबर्ग आए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन का ऐसे ऐसे वेव नेचर होता है। डी ब्रोगली ने अपना फॉर्मूला दिया, हाइजेनबर्ग ने अपना फॉर्मूला दिया। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि हम एक ही समय पर पोजीशन और वेलोसिटी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमने बच्चों पढ़ा ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, किसके अंडर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो हम आज भी पढ़ते हैं और जो बिल्कुल सही चल रहा है, जो किस पे बेस्ड है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, क्लियर है। ऑर्बिट्स आप पहले से पढ़ चुके हो, ऑर्बिटल्स मैंने आज बताया है। ऑर्बिटल्स वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढ सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ऐसे हमने 4 ऑर्बिटल्स पढ़े बच्चों, s p d f।
बहुत बार रिपीट करा चुका हूं मैं, हर एक चीज एक एक चीज डिटेल में बताई है, हर चीज को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज एक बार पूछ लेना क्वेश्चंस। एंड आई रिकमेंड कि पहले की वीडियोस भी आप देख लेंगे, ठीक है ना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। एक चीज छूट गई तो फिर नहीं होगी वो चीज कनेक्ट। क्लियर हो रहा है? मन लगा के पढ़ाई करनी है ऐसे से, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आज का हम लेक्चर यहीं पे ही समाप्त करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।